This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, Sin textbook board Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक है टेक्निक्स टू आइसोलेट कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो हम यहाँ पे आइसोलेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे जो है वो आइसोलेशन का प्रोसेस होता है या फिर वो किस तरह से किया जाता है। टेक्निक्स टू आइसोलेट कंपोनेंट ऑफ सेल, यानी कैसे एक सेल को आइसोलेट किया जाता है, उस टेक्निक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। Isolation of cellular component to determine their chemical composition is called cell fractionation। जो सेल फ्रैक्शनेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी केमिकल किसी भी सेल को जो है उसकी सेलुलर लेवल तक जो है उसको क्या करेंगे, हम उसकी केमिकल कंपोजिशन को देखेंगे। असल मकसद इसका ये होता है कि जो स्टडी होती है किसी भी सेल के स्ट्रक्चर की या फंक्शन की या फिर उसके कंपोजिशन की कि कौन कौन से केमिकल से ये मिल के बना हुआ है या फिर कौन कौन से काम ये सरंजाम देता है और ये किस तरह से बना हुआ है, इसीलिए ये फ्रैक्शनेशन या फिर ये आइसोलेशन जो है वो की जाती है। फॉर सेल फ्रैक्शनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नेसेसरी टू ब्रेक और ओपन अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल इन आइस कोल्ड इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले जो है वो ज़रूरी होती है कि हम सेल को जो है वो ब्रेक डाउन करें। सेल्स ब्रेक करने के बाद जो है हम देख सकते हैं कि इसके इनर जो मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि सेल को हमने ब्रेक करना है, लेकिन इसके मटेरियल को हमने रप्चर नहीं करना। इसके मटेरियल जो है वो रप्चर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब अगर इसके मटेरियल से रप्चर हो गए तो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हम उसको स्टडी नहीं कर सकेंगे। जो थर्ड पॉइंट है वो इनकी द सेल्स आर यूजुअली प्लेस्ड इन अ होमोजेनाइजर और मोटर आर ब्रोकन। अच्छा, ये जो सेल जो है हमने कहा कि इसको सबसे पहले इसके ब्रेक डाउन करें, तो ब्रेक डाउन करने के लिए होमोजेनाइजर का होना ज़रूरी है। जो फर्स्ट स्टेप है वो होमोजेनाइजर जो है उसका होना ज़रूरी है। सेल को क्या करेंगे, उसको होमोजेनाइजर में डालेंगे। होमोजेनाइजर जो है उसको ब्रेक करेगा सेल को। The freed content of the cell are subjected to the spinning action known as configuration। तो जो सेकेंड जो स्टेप है वो कन्फिगरेशन का है। कन्फिग्योर जो है वो एक मशीन है, उसके ज़रिए हम ये जो सेल के जो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं या जो सेल जो है जिसको ब्रेक डाउन किया है उसको घुमाएंगे एक स्पीड पे घुमाने के बाद जो है इसके पार्टिकल जो है वो अलग होते चले जाएंगे, उसके पार्ट जो है वो अलग होते जाएंगे। एट अ लो स्पीड अ लार्ज पार्टिकल लाइक सेल न्यूक्लियाई सेटल डाउन आर इन द सेडिमेंट। जो अगर हम जो सेंट्रीफ्यूगेशन है या जो सेंट्रीफ्यूज जो मशीन है उसकी स्पीड को कम करेंगे तो लो स्पीड पे जो लार्ज पार्टिकल्स हैं जैसे कि सेल का न्यूक्लियाई है, वो जो लार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये वो किसी भी हम करेंगे ये डिफरेंट जो कंटेनर्स पे करेंगे, डिफरेंट ट्यूब्स पे करेंगे, तो ये ट्यूब में सेटल डाउन हो जाएंगे जो लार्ज पार्टिकल्स है, अगर स्पीड जो है वो लो हो तो। इट मीन्स डेट कि लो स्पीड पे हम लार्ज पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। स्मॉलर पार्टिकल्स आर स्टिल इन द supernatant fluid which can be poured into a fresh tube and subjected to centrifugation at a higher speed until the smallest particles have been separate out. The various cell fractions can then be biochemically analyzed। तो अगर हम इसके जो सेंट्रीफ्यूगेशन जो है अगर हम बार बार करें, अगर उसके जो सेडिमेंट जो है वो नीचे रह गए, जो लार्ज पार्टिकल्स थे जैसे कि न्यूक्लियाई वगैरह या फिर लार्ज पार्टिकल्स वगैरह जो है वो सेटल डाउन हो गए, तो इसके अपर जो फ्लूइड रहता है उस फ्लूइड को हमने ट्रांसफ़र करना है सेकेंड जो टेस्ट ट्यूब है या सेकेंड जो ट्यूब है उसमें या हमने उस पर डालना है उसके फ्लूइड को। डालने के बाद जो है
उसको फिर से क्या करना है, हमने सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन को चलाना है या सेंट्रीफ्यूज मशीन को हमने चलाना है। चलाने के बाद उसमें जो है जितने पार्टिकल्स नीचे रह जाते हैं और उसके ऊपर जितना फ्लूइड रहता है उसको हम थर्ड ट्यूब में हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे। फिर उसको फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन को घुमाएंगे। घुमाने के बाद जो है इसके बाद जितना भी जो फ्लूइड रहता है, जितना जो सेडिमेंट या फिर जितना भी जो लोअर पार्ट में जो पार्टिकल्स रहते हैं उनको रहने देंगे ट्यूब पे, जबकि जो फ्लूइड है उसको फोर्थ में हम ट्रांसफ़र करेंगे। इसी तरह से जो है ये प्रोसेस चलता है कि एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। जो फर्स्ट ट्यूब है अगर हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियाई नीचे रह जाते हैं, क्योंकि ये ह्यूज पार्टिकल्स होते हैं या फिर ये लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इसके बाद जो सेकेंड जो होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स जो है वो नीचे रह जाते हैं। जो थर्ड ट्यूब है उसमें अगर हम बात करें तो जो थर्ड ट्यूब है उसमें जो राइबोसोम्स है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह जो है वो एज अ सेडिमेंट यहाँ पे ये नीचे रह जाते हैं तह में ट्यूब की। जबकि जो लास्ट या फिर फोर्थ हम जिसको हम कहें कि सोल्यूबल जो पोर्शन है साइटोप्लाज्म का वो उसमें ये होता है, ये फ्लूइड जो है वो साइटोप्लाज्मिक होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये आमतौर पर एंटी टेस्ट में पूछा जाता है कि ये आइसोलेशन जो है वो इसका प्रोसेस तो वैसे नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पूछा जाता है कि कौन से स्टेप में जो है वो राइबोसोम्स या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ट्यूब के नीचे बैठ जाते हैं, ये पूछा जा सकता है। या फिर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा जा सकता है, न्यूक्लियाई के बारे में पूछा जा सकता है। ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन का या फिर जो आइसोलेशन का पूरा प्रोसेस है ये हम जब डायग्राम को हम दिखाएंगे तो उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपके पेपर्स के हिसाब से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन एंटी टेस्ट के लिए अगर हम देखते हैं तो इसके जो सेडिमेंट है उनके बारे में पूछा जाता है कि कौन सी स्पीड पे कौन सा सेडिमेंट रहता है, और उसके बाद जो है कौन सा स्टेप में जो है हम फ्लूइड को आगे करते हैं, ये प्रोसेस जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस हमने देखा आइसोलेशन का, तो यहाँ पे हमने ये बात ऑब्जर्व की जो लो स्पीड होती है उसमें लार्ज पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, Matric, First Year and Inter. Please contact us on this WhatsApp number. ये जो डायग्राम है आपकी बुक के पेज नंबर 55 पे डायग्राम मौजूद है। आइसोलेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सेल बाय मीन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए जो है वो आइसोलेशन हम कैसे करते हैं या फिर जो है आइसोलेशन हम कैसे करते हैं, और उसमें से जो सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं या सब सेलुलर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कैसे अलग करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो ऊपर एक जो सर्कल में जो एरो दिखाया गया है यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है ये जो दिखाया गया है, और ये एरो दिखाने का मकसद ये है कि हमने इस तरीके से इस सेंट्रीफ्यूज मशीन को हमने घुमाना है। सबसे पहला जो ट्यूब है वो होमोजेनाइजर है। तो ये होमोजेनाइजर जो है उसमें हमने कहा था कि सेल को ब्रेक डाउन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये बात याद रहे कि सेल को ब्रेक डाउन करना है, ना कि उसके इनर मटेरियल को रप्चर करना है। इनर मटेरियल को क्या करना है, ऐसे ही रखना है, जबकि जो सेल है उसको ब्रेक करना है। यहाँ पे जरूरी है कि मटेरियल जो है वो ब्रेक डाउन ना हो, मटेरियल जो है वो रप्चर ना हो। तो यहाँ पे जो सेकेंड अगर हम देखें जो फर्स्ट ट्यूब है ये होमोजेनाइजर के बाद जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है या फिर जो टेस्ट ट्यूब जो है इसमें देखें कि जो न्यूक्लियाई है वो सेडिमेंट है यहाँ पे। तो इट मीन्स यहाँ पे जो स्पीड थी सेंट्रीफ्यूज मशीन की वो कम थी, इसीलिए यहाँ पे सेडिमेंट जो है वो न्यूक्लियाई है, क्योंकि न्यूक्लियाई जो है वो एक लार्ज पार्टिकल है या फिर सब सेलुलर पार्टिकल जिनकी हम बात करते हैं तो इनमें से लार्ज पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियाई है। इसके बाद सेकेंड जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम्स वगैरह जो है वो यहाँ पे रह गए हैं। इनमें जो ऊपर जो फ्लूइड पार्ट है उनको हम अगले जो ट्यूब है उसमें ट्रांसफर करते चले जाते हैं। इसी तरह से जो है पूरा सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस जो है वो चलता है और जो सेलुलर पार्टिकल्स हैं उनको आइसोलेट किया जाता है।
यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, एक छोटा सा टॉपिक है, इसीलिए हमने इसको ये आइसोलेशन के टॉपिक के साथ इसको हमने डिस्कस किया है. Eukaryotes and prokaryotes. Eukaryotes are those organisms having a true nucleus in their cell. ये जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स जो हैं, इनके बारे में हमने पहले ही चैप्टर में डिटेल से पढ़ लिया है कि एक यूकैरियोट्स क्या होते हैं और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं. तो यूकैरियोट्स जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है. यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन न्यूक्लियस. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है उनको कहते हैं यूकैरियोट्स. दे आल्सो कंटेन क्रोमोसोम्स एंड अ वैरायटी ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स वगैरह वगैरह. तो ये जो है इसमें क्रोमोसोम इसमें होता है. यूकैरियोट्स की हम बात करें, इनमें क्रोमोसोम मौजूद होता है, मेम्ब्रेन्स इनमें मौजूद होती हैं, और ऑर्गेनेल्स जिनके हम बात करेंगे, ऑर्गेनेल्स जो हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, इनको हम आगे जाके इसी चैप्टर में आगे हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका काम कैसा होता है, ये हम पढ़ लेंगे. अभी तक के लिए यही ध्यान में रख लें कि यूकैरियोट्स में जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स ये सब जो है वो मौजूद होते हैं. इसके बाद जो है इन देयर सेल विच कंट्रीब्यूट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन टू द सेल. सेल में जो है उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में जो है इनकी कंट्रीब्यूशन होती है, यानी जो ऑर्गेनेल होते हैं जैसे कि गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, इन सब का कंट्रीब्यूशन जो है वो सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में होता है. दे में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये जो है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं. ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जो यूकैरियोट्स उनकी हम बात कर रहे हैं. हाँ, उसके बाद जो है हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स के बारे में. ऑन द अदर हैंड प्रोकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस इन देयर सेल. Their nucleic material is usually colloid and concentrated in the region of the cell called the nucleus. ये जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें जो है न्यूक्लियस जो है इतना अरेंज्ड और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है इनमें. इनमें जो है हमने कहा था कि जो प्रो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है, यानी वो न्यूक्लियर जो है वो एक वेल और अरेंज फॉर्म में होता है. तो प्रोकैरियोट्स में ये वेल और अरेंज फॉर्म में नहीं होता. सही है. तो ये जो इसका जो न्यूक्लिक जो मटेरियल होता है वो आमतौर पर कोलाइड होता है और कंसंट्रेटेड होता है सेल में ही, सेल के अंदर ही होता है, और उसको इन लोगों ने नाम दिया है, न्यूक्लियोइड का नाम दिया है. Moreover, genetic material never associated with histone protein and hence no true chromosomes. इनमें true chromosomes नहीं होते, और जो होते हैं जो डीएनए वगैरह है जिनको हम हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं या फिर जेनेटिक मटेरियल जिसको हम कहते हैं, इनमें हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं होता, या हिस्टोन प्रोटीन से ये नहीं बने हुए होते. These organisms also do not contain other membrane bounded structure like mitochondria, chloroplast, lysosomes वगैरह. इनके सेल में जो है जो ऑर्गेनेल्स हम की बात की थी जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड वगैरह इनमें मौजूद नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में. they only contain mesosomes which are simple enfoldings of the plasma membrane responsible for respiration, photosynthesis, nitrogen fixation etc. इनमें जो है मेसोसोम सिर्फ इनमें मौजूद होता है, जो सिंपल इनफोल्डिंग्स की फॉर्म में होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रिस्पॉन्सिबल होता है रिस्पायरेशन का, फोटोसिंथेसिस का, नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह. इसके बाद जो है दे आर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं. इनके एग्जाम्पल जो है वो बैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया है. तो हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोट्स है और इनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, और इन ऑर्गेनेल्स वगैरह जो है वो नहीं पाए जाते, जैसे कि हमने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है, लाइसोसोम्स हैं, ये सब इनमें नहीं पाए जाते हैं. ये जो स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं ये आपके बुक के पेज नंबर 56 पर दिखाई गई है, फिगर 4.2.
थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल इन ऑर्गेनिल्स, यानी हमने कहा था कि जो यूकैरियोटिक जो सेल होता है, ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके सेल में जो है ऑर्गेनिल्स मौजूद होते हैं जिनको हमने नाम दिया था, जैसे कि हमने कुछ मिसाइल ली थी, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी ऑपरेटस हैं, लाइसोसोम्स हैं। तो ये इस पिक्चर में दिखाया गया है कि क्लियर पिक्चर तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देखें इसमें कि जो फर्स्ट पिक्चर है वो लाइसोसोम है, सेकंड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई गई है, थर्ड जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, यानी गोल्जी ऑपरेटस, या इसको गोल्जी बॉडीज का नाम दिया जाता है। ये देखिए ये फोल्ड फॉर्म में मौजूद है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे न्यूक्लियस को दिखाया गया है। न्यूक्लियस के बाद जो है यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है माइटोकॉन्ड्रिया को। ये पिक्चर्स क्लियर तो नहीं है, लेकिन आप लोग देख लें एक दफ़ा फिर। इसके बाद जो है ये इन पिक्चर्स में कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके बाद जो स्लाइड आप देखेंगे उसमें इसकी क्लियर पिक्चर देखेंगे कि किस तरह के होते हैं। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number. ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सेल है, यहाँ पे प्लांट सेल को दिखाया गया है। तो जो ऑर्गेनिल्स होते हैं वो तकरीबन एनिमल सेल में भी यही होते हैं, लेकिन सिर्फ उनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह के होते हैं। प्लांट सेल में अगर हम देखें तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, उसके स्ट्रक्चर को देखें, ये बीन शेप का तकरीबन ऐसे होता है, जैसे कि गेटनी लाइक स्ट्रक्चर इसमें होती है। उसके बाद में इसके बाद जो है वैक्यूल को देखें, एक लार्ज वैक्यूल है। प्लांट सेल में लार्ज होता है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल लार्ज नहीं होता है। इसके बाद जो है न्यूक्लियस, उसके बाद जो है न्यूक्लियर पोर इसमें होता है, और न्यूक्लियस जो है वो इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसके बाद जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दिखाया गया है। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो है सेल वॉल जो है, जो आउटर कवरिंग होती है, वो दिखाया गया है। प्लांट सेल में होता है ये सेल वॉल, लेकिन एनिमल सेल में जो है सेल वॉल मौजूद नहीं होता। उसके बाद जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद जो है क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल सेल में मौजूद नहीं होगा, प्लांट सेल में मौजूद होगा। इसीलिए जो है ये जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। इसके बाद जो है जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो दिखाया गया है वो फोल्डेड फॉर्म में दिखाया गया है, यहाँ पे जो पर्पल कलर का होता है। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।